बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर प्रिपरेशन फॉर द पीपीएससी लेक्चर मैथ्स। हमने अपना पिछला लेक्चर जो है वो बूलियन रिंग पे एंड किया था। आज बूलियन रिंग पे ही से ही स्टार्ट करेंगे। हमने जैसे कि पढ़ा था कि बूलियन रिंग एक ऐसा रिंग होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेम्पोटेंट होते हैं। तो इसमें हमने मिसाल देखी थी कि Z2 एक बूलियन रिंग है, क्योंकि Z2 के अंदर तमाम एलिमेंट्स जो हैं आइडेम्पोटेंट हैं। आप और भी देख सकते हैं, और भी ZNs को रेसिड्यू क्लासेस को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक प्रॉपर्टी है बूलियन रिंग की जो कि आपके सामने लिखी हुई है प्रॉब्लम नंबर 1 की फॉर्म में। प्रॉब्लम नंबर 1 में वो आपसे कहता है कि बूलियन रिंग कम्यूटेटिव होते हैं। अब ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है कि बूलियन रिंग जो है वो हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं। ये प्रॉपर्टी है जी बूलियन रिंग की कि वो कम्यूटेटिव रिंग होते हैं, उनमें कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट रिज़ल्ट है जी हमारे पास यूनिट एलिमेंट का। अच्छा, यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन आई थिंक इससे पहले जो है वो मैंने आपको नहीं बताई। यूनिट एलिमेंट, यूनिटी इज़ डिफरेंट थिंग। ये यूनिट का वर्ड लिखा हुआ है। यूनिटी कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को जो मल्टीप्लिकेशन के अंडर होती है, लेकिन यूनिट का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे कुछ और है। एक एलिमेंट रिंग में जो इन्वर्टिबल होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उस एलिमेंट को हम यूनिट कहते हैं। ये नोट कर लें इसकी डेफिनेशन कि रिंग में यूनिट एलिमेंट किसे कहते हैं, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कंटेन करता है उसको हम यूनिट कहते हैं। अच्छा जी, ये आपको एक प्रॉब्लम 2 में एक क्राइटेरिया बताया जा रहा है। क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी एलिमेंट अगर आपने किसी रिंग इस रेजिड्यू क्लास के रिंग में चेक करना है कि कोई एलिमेंट यूनिट है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसको इस क्राइटेरिया से चेक कर सकते हैं आप। ये क्राइटेरिया क्या है? ये सिर्फ एसोसिएट है उन रिंग्स के साथ जो रेजिड्यू क्लास के रिंग्स हैं, ये सिर्फ उनके लिए। अगर आपका वो एलिमेंट जो आपने सेलेक्ट किया है ZN में से, और Z का जो मॉडलो है, मॉडलो N, ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम हैं, तो फिर हम कहेंगे कि वो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखता है। अब जैसे मैं मिसाल दूँ आपको Z5 की, मैं आपको मिसाल दूँ Z5 में चेक करते हैं 0 1 2 3 एंड 4। इसमें चेक करते हैं कि कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखता है और कौन सा नहीं रखता। अब ज़ीरो का तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होना, क्योंकि ज़ीरो तो ज़ीरो का तो एग्जिस्ट नहीं करता। ज़ीरो के अलावा बाकी एलिमेंट जो हैं उनको चेक करते हैं। 1 को चेक करते हैं कि क्या 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। वैसे तो हम जनरली जानते हैं कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 होता है और वो यहाँ खुद है मौजूद, लेकिन आप इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने अगर चेक करना है तो वो ऐसे चेक करना है कि आपने देखना है 1 और मॉडलो 5 आपस में रिलेटिवली प्राइम है। तो ये रिलेटिवली प्राइम है, इसलिए 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका प्रूफ भी हमें मिल गया कि 1 का इन्वर्स वैसे हमें पता है कि 1 ही होता है, वो यहाँ मिल गया। इसके बाद 2 देखें, 2 और 5। अब 2 और 5 भी रिलेटिवली प्राइम होते हैं, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी यहाँ एग्जिस्ट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन है। यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का वैसे तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जनरल लाइफ में जो है 1/2 होता है मल्टीप्लिकेटिव, लेकिन यहाँ पे 1/2 है ही नहीं, और ना ही यहाँ 1/2 होगा। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो आंसर में आपके पास आता है 6, और मॉडलो 5 से अगर डिवाइड कराया जाए तो रिमाइंडर आपके पास बनता है 1। तो देखिए, 2 को 3 से मॉडलो मल्टीप्लिकेशन आपने कराई और आंसर में 1 आ गया, तो 3 जो है वो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो ये भी आपको प्रूफ मिल गया कि 2 और 5 चूँकि आपस में को प्राइम है, इसलिए 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और हमने ये भी चेक कर लिया कि कौन सा नंबर है वो 3 उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इस तरह से 3 का 2 होगा,
और 4 का अगर हम चेक करें तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, हमने 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चेक करना है। तो 4 और 5 भी जैसे कि आपस में को प्राइम ही है, इसलिए 4 का इन्वर्स भी इसका मतलब एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। अब 4 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, सवाल ये पैदा होता है कि कौन है, क्योंकि आपके पास सेट में 0, 1, 2 और 3 है। 1 जो है वो सेल्फ इन्वर्स है, 0 का इन्वर्स वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता, 2 और 3 एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। अब रहा 4, तो 4 का इन्वर्स कौन होगा, तो 4 जो है वो भी सेल्फ इन्वर्स है। वो इस तरह से कि 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में आपके पास 16 आता है। मॉडलो 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास रिमाइंडर की फॉर्म में 1 बचता है। तो मॉडलो मल्टीप्लिकेशन के अंडर 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4 ही है, यानी कि 4 सेल्फ इन्वर्स है। ठीक है जी, यहाँ से आपको प्रूफ भी मिल गया कि आप किस तरह से ये क्राइटेरिया जो है आप सेट कर सकते हैं। आप किसी भी अपनी एग्जांपल के ऊपर, रेजिड्यू क्लास के रिंग्स के ऊपर आप कैसे इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक और मिसाल कर लेते हैं, जैसे कि आपके पास Z4 है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले Z5 कराया, 5 एक प्राइम नंबर था। अब ये 4 जो है वो आपके पास एक कंपोजिट नंबर है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3। अब देख लें आप, इसमें 1 तो हमें पता है जैसे सेल्फ इन्वर्स होता है हमेशा, तो 0 का वैसे ही इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। रही बात 2 और 3 की, तो 2 जो है वो आपका 4 के साथ को प्राइम नहीं है, तो 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब रही बात 3 की, तो 3 का इन्वर्स देख लेते हैं, क्योंकि 3 और 4 आपस में को प्राइम है, इसलिए 3 का इन्वर्स अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ एग्जिस्ट करेगा। और वो 3 का इन्वर्स क्या होगा, 3 जो है वो सेल्फ इन्वर्स है। क्यों, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आता है, और इसे अपने मॉडलो 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 1 आता है। तो इसका मतलब है 3 सेल्फ इन्वर्स है, और 2 का इन्वर्स ही यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो आंसर में आपके पास 4 आएगा, रिमाइंडर 0, 1 आया ही नहीं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 आएगा, और उसे 4 से डिवाइड करेंगे ही नहीं, हम 4 से डिवाइड भी करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर 6 आता है, और 6 जो है वो 4 से डिवाइड होने के बाद आपके पास आंसर जो है वो 2 देता है। यानी कि इन्हीं बेसिकली आपके पास यही मौजूद होना चाहिए, 2 का इन्वर्स यहीं पे मौजूद होना चाहिए। क्राइटेरिया आपको ये बताता है कि आपके पास Z के अंदर जब आप कोई एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसका इन्वर्स भी Z में ही मौजूद, ZN में ही मौजूद होगा, इफ़ ये कंडीशन होल्ड कर जाए। तो देखिए आप 2 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 के अंदर, यानी कि 2 की Z4 के अंदर जो पड़े हुए एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एलिमेंट भी 2 का इन्वर्स नहीं बन रहा। हम मल्टीप्लाई करते हैं, मॉडलों से डिवाइड करते हैं, आंसर में 1 नहीं आ रहा। तो ये आपके पास 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दी, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है आपको पता चल गया। इसके बाद देखते हैं, ये नेक्स्ट आपके पास एक और प्रॉब्लम पड़ी हुई है, इसका रिज़ल्ट भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखें, ZP हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी ZNs हैं वो सब के सब रिंग्स होते हैं मॉडलो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अंडर। अब आपसे वो बात कर रहा है कि ये सारे रिंग्स जो हैं ZPs मॉडलो P के रिस्पेक्ट से ये फील्ड भी बन जाते हैं, ना सिर्फ ये कि रिंग होते हैं बल्कि ये फील्ड भी बन जाते हैं। लेकिन एक शर्त है, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये P आपका प्राइम नंबर हो, यानी कि आप Z2 की बात करें, Z3 की बात करें, Z5 की बात करें, Z7 की बात करें, इसी तरह से Z11 की बात करें, वो सारे नंबर्स जो कि प्राइम हैं, ये सब जो आपके सामने मैंने रेजिड्यू क्लासेस के रिंग्स लिखे हुए हैं, ये सब रिंग्स जो हैं ये फील्ड बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे मॉडलोस जो हैं इन सब केसेस में प्राइम नंबर हैं। तो मॉडलोस जब आपके प्राइम होंगे तो फिर आपके रेजिड्यू क्लास के जो रिंग्स हैं वो फील्ड बन जाएंगे। अदरवाइज़ जैसे Z6 की हम बात करते हैं, 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये रिंग जो है ये फील्ड नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इसको भी जहन में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम सब रिंग की तरफ आते हैं।
मेन हम कोशिश कर रहे हैं कि रिवीजन कर लें मेन टॉपिक्स की, डेफिनेशंस की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उनके थ्योरम्स हैं। इसमें सबरिंग की तरफ आते हैं। सबरिंग की डेफिनेशन देख लें। सबरिंग वैसे ही है जैसे सब ग्रुप होता है। आपके पास अगर आर एक रिंग है और एस उसका एक सबसेट है, ये सबसेट नॉन एम्प्टी है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट सबरिंग बन जाएगा इफ़, जाहिर है, इफ़ ये सेट जो है आर इट्सेल्फ उन्हीं दो बाइनरी ऑपरेशंस के अंडर इट्सेल्फ एक रिंग बनाए। ठीक है, जो बाइनरी ऑपरेशन आपके ओरिजिनल रिंग के हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंडर अगर आर रिंग बनाता है तो उन्हीं दो बाइनरी ऑपरेशंस के अंडर एस को चाहिए कि वो रिंग बनाए। इसकी एक मिसाल आपके सामने है कि रियल नंबर्स का सेट जो है अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिंग बनाता है, और इंटीजर्स का सेट भी रिंग बनाता है उन्हीं ऑपरेशंस के अंडर। तो इसलिए इंटीजर्स का सेट सबसेट भी होता है रियल नंबर्स का, तो ये उसका जो है वो सब रिंग है। इसके अलावा और भी मिसालें मिल सकती हैं, जैसे इवन नंबर्स का सेट जो है ये सब रिंग है इंटीजर्स का, सॉरी, E is the subring of Z। इसके अलावा E जो है रियल नंबर्स का भी सबरिंग हो सकता है, E रैशनल नंबर्स का भी सबरिंग हो सकता है, E कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी सबरिंग हो सकता है। ठीक है जी। और इसी तरह से रियल नंबर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबरिंग है, रैशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स के सबरिंग हो सकते हैं एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी सबरिंग हो सकते हैं। तो इस तरह से इनके ऑपरेशंस चूँकि सेम हैं, इसलिए आप ये सारी मिसालें आप इस पे सेट कर सकते हैं। आपके पास सबरिंग की मिसाल है। इस पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर उसने फोकस किया है कि बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं वो सेम होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास इसी पे आते हैं वापस सबरिंग की तरफ। सबरिंग में क्राइटेरिया देख लें। एक तो वो क्राइटेरिया है कि आप एस को चेक करें कि एस बी इट्सेल्फ रिंग्स की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो एस जो है वो सब रिंग बन जाता है। बिल्कुल जैसे सब ग्रुप पे एक हमने वन कंडीशन फार्मूला, इसी तरह से यहाँ पे भी एस सब रिंग बनेगा। ये टू कंडीशन फार्मूला है, यानी कि ये दो कंडीशंस बजाय इसके कि हम पूरी वो सारी कंडीशंस चेक करें एस के ऊपर, अगर सिर्फ ये दो कंडीशंस ही अगर हम चेक कर लें तो एस जो है वो सब रिंग प्रूव हो जाएगा। अच्छा, इन दो कंडीशंस के ऊपर आप गौर करें। जो पहली कंडीशन है उसमें क्या है कि आपने दो एलिमेंट्स लेने हैं एस से और उनका प्रोडक्ट शो करना है कि एस में है। अगर आप गौर करें तो ये लॉ जो है ये कुलैयर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि एस को चाहिए जो सब रिंग बन रहा है वो कुलैयर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करे। एंड सेकेंड लॉ जो है अगर उसके ऊपर आप गौर करें, ए माइनस बी should belongs to S। A minus B is the collection of two laws। एक लॉ कुलैयर लॉ अंडर एडिशन यानी कि, और दूसरा लॉ जो है इन्वर्स लॉ अंडर एडिशन। अगर आप गौर करें तो आपने क्या किया, आपने एक एलिमेंट A सेलेक्ट किया, दूसरा एलिमेंट B सेलेक्ट किया और उसके बाद उसका एडिटिव इन्वर्स S में तलाश किया और उसके बाद उसके एडिटिव इन्वर्स को ए के साथ कुलैयर कर दिया और फिर आपने ये प्रूव हो गया कि एस जो है ये लॉ सेटिस्फाई करता है। ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस कंटेन्स टू लॉज, इन्वर्स लॉ, एडिटिव इन्वर्स लॉ एंड कुलैयर लॉ अंडर एडिशन। इसके अंदर दो लॉज छुपे हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपने दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, लेकिन उन दो कंडीशंस के अंदर ये जो है ये दो कंडीशंस का कॉम्बिनेशन है। ये तो आपके पास क्राइटेरिया आ गया कि आपने किस तरह से किसी भी सबसेट को सब रिंग प्रूव करना है। इसके बाद सब फील्ड की डेफिनेशन आती है आपके पास। ये डेफिनेशन आपके पास है। इसी तरह से जैसे सबसेट सब रिंग हमने देखा, इसी तरह से सब फील्ड की डेफिनेशन भी है। एक फील्ड है और ये इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये सब फील्ड बन जाएगा इफ़ एस फॉर्म द फील्ड अंडर द ऑपरेशन इन एफ। यानी कि वो बाइनरी ऑपरेशन जो सुपर फील्ड के हैं वो अगर इसी के साथ हों और ये भी एक फील्ड बना ले तो फिर ये सब फील्ड कहलाती है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप
ने सब रिंग डिफ़ाइन किया, इसी तरह से जैसे सब ग्रुप डिफ़ाइन करते हैं बिल्कुल वैसे ही सब रिंग और वैसे ही हमने सब फील्ड को डिफ़ाइन किया। इसके बाद क्राइटेरिया भी देख लें। जिस तरह से सब रिंग का शॉर्ट क्राइटेरिया था, 2 कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करानी है। दो कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करानी है और आपका वो बन जाता है, सब रिंग बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपने 2 कंडीशन अगेन सेटिस्फाई करवानी है और वो सब फील्ड बन जाएगा। लेकिन ये कंडीशन जो हैं ये डिफरेंट हैं थोड़ी सी, आप देख लें। ये सब फील्ड बन जाता है एस इफ़ एंड ओनली इफ़ एक कंडीशन तो वैसी ही है जैसे आपने, यानी कि a माइनस बी बिलोंग्स टू एस, ये कंडीशन जो है सब रिंग से मैच करती है। दूसरी कंडीशन देखें, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस, यानी कि ये वाली 2 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर ये सब फील्ड बन जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी बिलोंग्स टू एस जो है ये कॉम्बिनेशन है 2 कंडीशन का, एडिटिव इनवर्स और कोलेयर लॉ अंडर एडिशन का। इसी तरह से ये वाला जो है क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया जो है ये भी कोलेयर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको याद हो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए ये कंडीशन प्रूव करते थे, इफ़ यू हैव टू प्रूव द एस इज़ अ सब ग्रुप ऑफ एनी सुपर ग्रुप देन यू हैव टू शो a माइनस बी बिलोंग्स टू एस। और ये वाला जो क्राइटेरिया था ना सब ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करने का था और ऊपर वाला सब ग्रुप अंडर एडिशन। तो ये वहीं से आप, चूँकि आपकी फील्ड जो है वो ग्रुप अंडर एडिशन भी होता है और ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, तो इसी तरह से आप वही वाले 2 कंडीशंस जो हैं यहाँ पे लगाएंगे और ये सब फील्ड बन जाएगा। इसके बाद सेंटर ऑफ द रिंग की तरफ चलते हैं। सेंटर ऑफ द रिंग को पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ रिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सेंटर ऑफ द ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसमें भी रिंग के वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो बाकी रिंग के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। जिस तरह से ग्रुप का सेंटर आप पढ़ते हैं वैसे ही रिंग का सेंटर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे इस ग्रुप के सेंटर को जी से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ जी ऑफ आर से रिप्रेजेंट कर लें, सेंटर ऑफ आर से रिप्रेजेंट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन होगी और वही डेफिनेशन जो आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं सेंटर की। ये प्रॉब्लम नंबर 6 आपके सामने लिखी हुई है। प्रॉब्लम नंबर 6 में देख लें, ये भी रिज़ल्ट है इम्पॉर्टेंट इस हवाले से है क्योंकि शॉर्ट रिज़ल्ट जो हैं ये हमारे MCQs को सॉल्व करने में काम आ जाते हैं। कि अगर आपका रिंग एक डिवीजन रिंग हो तो फिर उसका सेंटर जो है वो फील्ड बन जाता है। ठीक है, ये रिज़ल्ट आप याद रख लें कि आम एक ऑर्डिनरी फील्ड, एक ऑर्डिनरी रिंग का सेंटर जो है उसके साथ ये बात एसोसिएट नहीं है, ये एसोसिएट है डिवीज़न रिंग के साथ। और हम जानते हैं कि डिवीज़न रिंग जो है फील्ड के बहुत करीब होता है, यानी कि इसमें एक कंडीशन की कमी होती है, वो है कम्यूटेटिव लॉ की। बेसिकली डिवीज़न रिंग जो है अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन और ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, सिंपल ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस तरह का जो रिंग है डिवीज़न रिंग, इसका सेंटर जब हम फाइंड करते हैं तो वो फील्ड ही निकल आता है। एक ये रिज़ल्ट हो गया। कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं रिंग थ्योरी में, उनको देख लेते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे जैसे जी आप जानते हैं कि एक रिंग है और इवन नंबर्स का सेट भी एक रिंग है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इवन नंबर्स का जो रिंग है वो इंटीजर्स का सब रिंग होता है। हम जानते हैं कि इंटीजर्स में 1 कंटेंट है जबकि इवन नंबर्स में 1 नहीं होता। तो आपका ये रिंग जो है ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी है और ये यूनिटी को कंटेन कर रहा है। यहाँ पे जो मैं आपको डेफिनेशन में ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये रिमार्क में लिखी हुई हैं, इसमें हम यूनिटी के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि एक ग्रुप में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो वो उसके सब ग्रुप्स में भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और आइडेंटिटी लॉ इसके बगैर सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मतलब जो कंडीशंस आप सुपर ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है वही सब चीज़ें जो हैं सब ग्रुप में भी इसी तरह से सेटिस्फाइड होती हैं, वो सब लॉज। लेकिन यहाँ पे रिंग्स में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है।
क्योंकि रिंग में आपका रिंग जो है अंडर एडिशन ग्रुप होता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेमी ग्रुप होता है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें थोड़ी सी रिंग ग्रुप थ्योरी से डिफरेंट हैं। ग्रुप थ्योरी में ये होता है कि आपके पास सुपर रिंग में अगर आइडेंटिटी है तो सब रिंग में भी होगी, लेकिन यहाँ सब ग्रुप में भी होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए, सुपर रिंग में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन इसके सब रिंग इवन नंबर्स के सेट में आइडेंटिटी मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको एक बेस्ट मिसाल मिली उसने पेश की है कि जिसमें सुपर रिंग जी में आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन सब रिंग इवन नंबर्स के सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं है। इसके बाद बी पे एक और मिसाल है, जैसे कि जी में आइडेंटिटी मौजूद है। जी का जो पेरेंट रिंग है वो रैशनल नंबर्स का सेट है। रैशनल नंबर इस वक्त सुपर रिंग है और जी जो है उसका सब रिंग है। अब सुपर रिंग में की अगर हम बात करें, रैशनल नंबर्स में भी 1 मौजूद होता है, जी में भी 1 मौजूद होता है। तो ये बी पार्ट में उसने वो एग्जांपल दी है कि जिसमें आप देख सकते हैं सुपर रिंग और सब रिंग दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हैं और सेम है। जबकि पहली मिसाल में सुपर रिंग में आइडेंटिटी एलिमेंट था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की इस वक्त बात हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है इसी के ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 उसने डिफरेंट केसेस बना के दिए हैं। दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि सुपर रिंग में और सब रिंग में, रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स के केस में सुपर रिंग और सब रिंग दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है और दोनों की आइडेंटिटी सेम भी है। यहाँ पे आपको ऐसे केसेस भी मिलेंगे जिसमें सुपर रिंग की आइडेंटिटी डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और सब रिंग की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कोई और एलिमेंट है। इसी तरह से अब आप ये नोटिस करें कि ये आपको एक मिसाल है कि जैसे ये रिंग है आपके पास, दिस इज़ द रिंग विदाउट यूनिटी, इसके अंदर कोई यूनिटी एलिमेंट मौजूद नहीं है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रूल 2x2 ऑर्डर के एलिमेंट्स की जो यूनिट एलिमेंट होता है वो यूनिट मैट्रिक्स होता है, और यूनिट मैट्रिक्स जो है वो 1 0 0 1 होता है। अब जो डेफिनेशन यहाँ मैट्रिसेस की लिखी हुई है उसके मुताबिक ये जो यूनिट मैट्रिक्स है ये इसमें नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं, इस तरह की मैट्रिसेस हैं जिनकी सेकंड रो फिक्स 0 है, जबकि यहाँ पे अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सेकंड रो में यहाँ 1 होता है इस एंट्री की जगह, तो ये अकॉर्डिंग टू द रूल इसमें नहीं जा सकता। तो ये आपके पास एक ऐसा रिंग है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद ही नहीं है। इसका एक सब रिंग है, इसका नीचे सब रिंग का जिक्र होगा। ये एक रिंग जिसके अंदर आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इसका एक सब रिंग है जो कि आपके सामने में रखती हूँ। एस ये मैंने इस सेट लिखा आपके सामने। ये सेट जो है ये सबसेट है आर का। आर आपके पास एक रिंग है और एस भी एक उसका सब रिंग है। और ये देखें, एस के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है और इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कैरेक्टर सेटिस्फाई करता है ये वाला एलिमेंट। आप इसे जाके चेक कर सकते हैं। ये आपके पास एक रिंग है, इसको गौर से देख लें कि किस तरह का रिंग है, मैट्रिसेस का रिंग है। इसके अंदर कोई एलिमेंट भी आइडेंटिटी का कैरेक्टर सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि ये एक ऐसा रिंग है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कंटेन नहीं करता। लेकिन इसी का एक सब रिंग मैंने आपको निकाल के दिखा दिया जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखता है और उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कैरेक्टर ये एलिमेंट सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे 3 केसेस पढ़े। वो केस जिसमें सुपर रिंग और सब रिंग दोनों में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी और सेम थी। एक केस जिसमें सुपर रिंग में आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव नहीं थी और सब रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। और तीसरा केस हमने पढ़ा जिसमें सुपर रिंग में आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव, जबकि सब रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। और चौथा केस अभी मैं आपको बताऊंगी, एक एग्जांपल से शो करूंगी, जिसमें हम देखेंगे कि सुपर रिंग और सब रिंग
दोनों की आइडेंटिटी दोनों में मौजूद है लेकिन डिफरेंट है। ये देखिए जी, आपके सामने है एक प्रॉब्लम 8 वही है जो मैं अभी जिक्र कर रही हूँ कि आपके पास आर एक रिंग है और इसके अंदर 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं और इसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर से हैं। ये आपके पास आर सेट है, इसके अंदर इस तरह के मैट्रिसेस रखे हुए हैं और आर का एक सबसेट आप तलाश करते हैं एस। देखिए सबसेट आपने किस तरह का तलाश किया, ऐसा सबसेट लिया जिसमें ऐसे मैट्रिसेस सेलेक्ट किए जिसकी तमाम एंट्रीज सेम हैं, ठीक है। और आपने कहा जाहिर है एक अंडरस्टूड सी बात है, ये जो सेट आपके पास रियल नंबर्स का सेट है ये अच्छा रिंग बनाता है और इसकी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिट मैट्रिक्स है। ये है इसकी आइडेंटिटी आर की। लेकिन ये एलिमेंट आप देखेंगे, ये एलिमेंट अगर आप इस सेट के लिए, इस सेट के एलिमेंट्स के लिए आइडेंटिटी के तौर पे चेक करेंगे तो ये एलिमेंट इस सेट की आइडेंटिटी नहीं बनेगा। और बाय डेफिनेशन ऑफ एस की डेफिनेशन ही ऐसी है कि इसके अंदर सारी एंट्रीज सेम है। तो ये वाला जो आपका एलिमेंट है 1000100001, ये तो एस में जा ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर सारी एंट्रीज इसके सेम नहीं है, तो ये एस का मेंबर हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप इसे एस के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास वापस जो है ये एलिमेंट नहीं आएगा। तो फिर एस जो है, एस के अंदर अब हम चेक करते हैं कि एस के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो एस की आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी रखता है। ये देख लें आपके सामने है, ये एक एलिमेंट है बाय डेफिनेशन ये एस से बिलोंग करता है बिकॉज इसकी सारी एंट्रीज सेम है। और ये एलिमेंट अगर आप रैंडमली किसी भी आर्बिट्रेरी एस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएं इस एलिमेंट को तो वापस वही एलिमेंट आ जाता है। अब आप चाहे इसे राइट से मल्टीप्लाई करें चाहे लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कराएं, आप देखेंगे कि आपके पास आंसर में वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट जो है ये एस का आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन, जबकि सुपर रिंग आपका उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ये मैट्रिक्स था और सब रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट ये मैट्रिक्स है। बोथ आर डिफरेंट। यहाँ से ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि सुपर रिंग और सब रिंग मोस्ट ऑफ द टाइम सेम आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन नहीं करते अंडर मल्टीप्लिकेशन। और बाकी 3 एग्जांपल्स तो मैंने आपको कराई दी हैं। ये वाली एग्जांपल्स हैं जिसमें सुपर रिंग और सब रिंग की आइडेंटिटी मैच भी करती है, सेम भी होती है। समटाइम्स सुपर रिंग आइडेंटिटी कंटेन करता है और सब रिंग नहीं करता, और समटाइम्स सब रिंग कंटेन करता है और सुपर रिंग कंटेन नहीं करता।